गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। तो बाबू रे, पिछले क्लास में हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर बात कर लिए थे और ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन पर हम बात कर लिए थे। आज हम लोग बात करेंगे स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन पर। स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। स्यूडो का मतलब होता है बुआरे छद्म, झूठा, मिथ्या, और यहां यूनिमॉलिक्यूलर से मतलब है एक आणविक, यानी छद्म एक आणविक अभिक्रिया या छद्म आणविक अभिक्रिया भी हम इसको बोल सकते हैं। छद्म एक आणविक अभिक्रिया। बाबू रे, ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, सबसे पहले इस स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन को समझाने से पहले हम इसको है ना डिफाइन कर देते हैं। पहले इसका डेफिनेशन को बोर्ड पर लिख देते हैं ब्लैक मार्कर। देखो अब इस स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन का डेफिनेशन को देखो। पहले लिख रहे हैं दोज reactions which appear to be second order। देखो अब यहां पर इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि कुछ रिएक्शंस जो होता है वो दिखने में क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर होता है, लेकिन वो रियलिटी में क्या होता है, बट in reality that reaction is of first order, are called pseudo unimolecular reaction। बात समझ में आ रहा है बाबू रे? क्या लिखे डेफिनेशन में कि दोज रिएक्शंस व्हिच अपीयर टू बी सेकेंड ऑर्डर बट इन रियलिटी दैट रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर आर कॉल्ड स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। यानी कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं को देख करके ये लगेगा कि वो तुम्हारा सेकेंड ऑर्डर का है, लेकिन वास्तव में वो क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर का होता है। और इस तरह की अभिक्रियाओं को हम लोग किस अभिक्रिया का नाम देते हैं, स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन का नाम देते हैं। ठीक है ना? चलो इसको हिंदी में भी लिख देते हैं डेफिनेशन को, तब इस पर डिटेल से बात करेंगे। वैश्विक रासायनिक अभिक्रियाएं जो द्वितीय कोटि की प्रतीत होती है, जो द्वितीय कोटि की प्रतीत होती है, लेकिन वास्तव में वह अभिक्रिया प्रथम कोटि की होती है। वास्तव में वह अभिक्रिया प्रथम कोटि की होती है। क्या कहलाती है? छद्म आणविक या छद्म एक आणविक अभिक्रिया कहलाती है। बाबू रे, इस तरह के रिएक्शन में जनरली देखोगे कि मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर क्या होगा, ठीक है, डिफरेंट हो जाएगा। तो नोट करके इस बात को भी लिख देते हैं। For such reactions, molecularity
एंड ऑर्डर आर डिफरेंट। मतलब क्या हुआ कि इन अभिक्रियाओं के लिए अनुक्ता और कोटि क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। इन अभिक्रियाओं के लिए अनुक्ता एवं कोटि भिन्न भिन्न होती है। बाबू रे, ये तो छद एक आणविक अभिक्रिया का डेफिनेशन हुआ। चलो अब इसको एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। तो चलो एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। बात को समझना बाबू रे, यानी कि सिंपली तुम कह सकते हो इथाइल एसीटेट का जलांशन। गौर करना बाबू रे, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। तो सभी बच्चे तो जान ही रहे हो इथाइल एसीटेट का फॉर्मूला CH3 COO और C2H5। ये तुम्हारा बुआरे इथाइल एसीटेट है। हाइड्रोलाइसिस ठीक है, ये एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलाइज्ड है। तो बाबूरी, जब इथाइल एसीटेट इस जल से अभिक्रिया करता है, ऑर्गेनिक में तुम क्लास 11th में इस रिएक्शन को भी देख चुके थे। ये CH3 COO जल के एक H को लेकर के क्या बना देता है बुआरे, एसिटिक एसिड। क्या बना देता है, एसिटिक एसिड। और ये C2H5 जल के OH के साथ क्या बना देता है, इथाइल अल्कोहल। ये तुम्हारा बुआरे एसिटिक एसिड है और ये हमारा इथाइल अल्कोहल। कोई दिक्कत? रिएक्शन बहुत ही सिंपल सा है कि ये देखो इथाइल एसीटेट और ये वाटर, और जब उसका हम हाइड्रोलाइसिस कराए तो क्या बन गया, बोलो, एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल। अच्छा चलो इस रिएक्शन को थोड़ा ध्यान से देखो। इस रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी कितना नजर आ रहा है, बताओ। इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी कितना नजर आ रहा है, देख सकते हो, बताओ। पहले ये बताओ, इस रिएक्शन में इथाइल एसीटेट का कितना मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, बताओ। 1। वाटर का कितना मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, 1। बात को समझना। तो यहां पर इस रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, और दिखने से क्या लग रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी क्या है, 2 है। बात को समझना, देखने से ये लग रहा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 2 है। क्या समझे बात, हाँ या ना? यानी अगर हम इस रिएक्शन पर, ठीक है, पहले अगर हम है ना, पहले इस पर हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन अगर अप्लाई करें इस रिएक्शन पर, तो बुआरे यहां पर बताओ क्या हो जाएगा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, CH3 COO C2H5 स्टाइकियोमेट्रिक। ठीक है, कोफिशिएंट क्या बन जाएगा, पावर बन जाएगा। बात को समझ लो, यहां पर हम और H2O पर भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अगर इस हिसाब से हम देखते हैं, ये दोनों को पावर को जोड़ते हैं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, 2 होता है। ऐसे देखने में भी लग रहा है, लेकिन याद करो बाबूरे, हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन क्या बताए थे, बताओ। कि वो कंसंट्रेशन टर्म जिस पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता है, डिपेंड करता है, हाँ या ना? यानी सिंपली सोचो कि रिएक्शन के दौरान अगर किसी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टर्म चेंज हो रहा है तो वही तुम्हारा रिएक्टेंट क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, उसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट पर डिपेंड करेगा, हाँ या ना? तो अब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैसे बताए थे, बोलो, कैसे डिफाइन किए थे, टोटल नंबर ऑफ,
ठीक है, कंसंट्रेशन वेरिएबल्स, या कह सकते हो सिंपली कंसंट्रेशन टर्म, हाँ या ना, या रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स विच डिटरमाइंस द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी टोटल नंबर ऑफ कंसंट्रेशन वेरिएबल्स, ठीक है, विच डिटरमाइंस द रेट ऑफ रिएक्शन, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या नाम देते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। तो बात को समझना बाबूरे, इस रिएक्शन को देखने से क्या लग रहा है कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, इथाइल एसीटेट और वाटर, और दोनों पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 आ जा रहा है। तो यहां देख करके लग रहा है कि ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है। लेकिन बाबूरे अब एक बात यहां पर तुम जान लो कि इस रिएक्शन का ऑर्डर 2 नहीं है, 1 है। यानी कि यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन केवल इथाइल एसीटेट पर डिपेंड करता है, वाटर पर डिपेंड नहीं करता है। अब बोलोगे सर ये वाटर पर डिपेंड क्यों नहीं करता है? तो अब इसका सिंपल सा वजह है कि इस रिएक्शन की अगर बात करें तो यहां पर वाटर क्या है, एक सॉल्वेंट की तरह है, एक विलायक की तरह है। बात को समझना, वाटर क्या है, एक सॉल्वेंट की तरह है। और अगर ये सॉल्वेंट है तो वाटर क्या होगा, लार्ज एक्सेस एक्सटेंट में होगा, अधिक की मात्रा में होगा। इस रिएक्शन में इथाइल एसीटेट के कंपैरिजन में वाटर क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो बुआरे प्रैक्टिकली जो है इस वाटर का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, वाटर का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। बोलोगे सर कांस्टेंट क्यों हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा? तो उसको तुम ऐसे समझ लो, फर्ज करो यहां पर इस रिएक्शन में इथाइल एसीटेट का कितना मॉलिक्यूल दिख रहा है, एक। अब ठीक है, वाटर का मान लो कि फर्ज करो कि 5000 मॉलिक्यूल है। बात को समझो, 5000 मॉलिक्यूल वाटर और ये इथाइल एसीटेट मान लो कंबाइन कर रहा है, तो इथाइल एसीटेट वाटर के कितने मॉलिक्यूल को ले लेगा, एक मॉलिक्यूल को ले लिया, और ये एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल बना लिया। अब बताओ 5000 मॉलिक्यूल्स में अगर एक मॉलिक्यूल खर्च भी हो जाता है तो वाटर के कंसंट्रेशन पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। यानी कि वाटर का कंसंट्रेशन यहां पर इन्फिनाइट लेना होगा। बात को समझना, वाटर चूंकि लार्ज एक्सटेंट में है, तो बाबूरे अगर इथाइल एसीटेट एक मॉलिक्यूल वाटर को लेकर के एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल बना भी देता है तो यहां पर वाटर के कंसंट्रेशन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। वाटर का कंसंट्रेशन कोई मतलब उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसीलिए इस पर्टिकुलर रिएक्शन में हम वाटर के कंसंट्रेशन को क्या मान लेंगे बुआरे, कांस्टेंट मान लेंगे। होता ही है, हाँ या ना, बोलो। तो यहां पर जब वाटर के कंसंट्रेशन को कांस्टेंट हम मान लेंगे तो बताओ कि रेट ऑफ रिएक्शन वाटर पर डिपेंड करेगा? नहीं करेगा। वह रेट ऑफ रिएक्शन केवल किस पर डिपेंड करेगा, इथाइल एसीटेट के कंसंट्रेशन पर। तो बुआरे इथाइल एसीटेट पर पावर क्या हो गया, 1 हो गया। और वाटर पर थोड़ा सीधा करके लिख देते हैं, इथाइल एसीटेट पर पावर क्या हो जाएगा बुआरे, 1। और वाटर पर पावर क्या हो जाएगा बताओ, वाटर तो रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करता नहीं है, तो वाटर पर पावर क्या हो जाएगा, 0। तो बताओ बाबूरे, ये जो बात लिखे यहां पर 1 और 0 तुम्हारा क्या है, एक्चुअल कोफिशिएंट है। तो बाबूरे ये कौन सा नियम यहां पर, ये कौन सा नियम को फॉलो कर रहा है बताओ? ये जो लिखे हम बात किस नियम पर लिखे हैं, अकॉर्डिंग टू, बोलो अकॉर्डिंग टू, बोलो रेट लॉ। सारा चीज भूल जाते हो, यहां पर कौन सा लॉ लगाए हैं बुआरे, हम बताओ, रेट लॉ लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं? तो अब बताओ इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि रेट, अब ये प्रपोर्शन का साइन हटा देंगे, समानुपाती का चिन्ह हटा देंगे, तो क्या वहां पर एक कांस्टेंट आ जाएगा, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइनली बुआरे इस रिएक्शन को तुम ऐसा लिख सकते हो, रेट इक्वल टू के, हाँ या ना, CH3 COO C2H5। इस पर एक्चुअल कोफिशिएंट क्या हो जाएगा। हम बार बार कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट नहीं बोलते हैं, कहीं भी हम नहीं बोले हैं। हम अगर इथाइल यहां पर क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इथाइल अल्कोहल एंड वाटर, तो समझ लो कि हम कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट बोल रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर बोल रहे हैं, लेकिन इतना लंबा हम नहीं बोलते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं रेट इक्वल टू क्या बोलते हैं, के। इथाइल एसीटेट पर पावर क्या हो गया, 1। मतलब कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट पर एक्चुअल कोफिशिएंट क्या है, 1 है, और वाटर पर क्या है, 0 है।
बात समझ में आ रहा है यहां तक? अब बाबू रे के तो कांस्टेंट है, ठीक है, के क्या है तुम्हारा? कांस्टेंट है। अब हम ये के और H2O को एक दूसरा कांस्टेंट के डैश एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि H2O का भी कंसंट्रेशन क्या है? बोलो, कांस्टेंट है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, रेट इक्वल टू के डैश। यहां एक्चुअली यहां भी 1 कर सकते हो, डायरेक्ट यहां पर भी काम कर सकते हो, लेकिन हम के और H2O के कंसंट्रेशन को एक और कांस्टेंट मान लेते हैं, के डैश, ठीक है। और क्या लिख देंगे? CH3CO C2H5 टू दी पावर क्या हो गया बुआरे? 1। कोई दिक्कत? हाँ या ना? तो वाटर का कंसंट्रेशन क्या है तुम्हारा? कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहां पर भी 1 करके सिंपली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 लिख सकते हो, लेकिन हम क्या कर दिए? तो यहां पर हम लिख देते हैं वेयर के, और ये तुम्हारा वाटर का कंसंट्रेशन को हम क्या एज्यूम कर लिए हैं? के डैश। तो रेट इक्वल टू क्या हो गया बाबू रे? के डैश कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट। तो बाबू रे अब बताओ, हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या बताए थे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ द पावर्स ऑन द कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है, इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। यानी रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशन टर्म पर पावर होता है, दैट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके ना? तो फाइनली अगर हम बात करें, इफ वी टॉक अबाउट ऑर्डर ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, तो बाबू रे क्या होगा इसका ऑर्डर बताओ? तो हियर बोलो, ऑर्डर, ठीक है, यानी अभिक्रिया की कोटि जो होगी वो क्या होगी? 1 होगी, हाँ है ना? लेकिन अगर हम बात करें अनुक्ता का, मॉलिक्यूलरिटी का, तो बाबू रे मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या होता है? कि टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज पार्टिसिपेटिंग इन केमिकल रिएक्शन, हाँ या ना? किसी केमिकल रिएक्शन में जितना रिएक्टेंट्स मतलब एटम, मॉलिक्यूल्स या आयन पार्टिसिपेट कर रहा है, भाग ले रहा है, वो क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अब वो रेट को डिटरमाइन करता है या नहीं करता है, उस पर बात नहीं करेंगे हम। बात क्या करेंगे कि कितना मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है। तो बुआ रे इस पर्टिकुलर रिएक्शन में इथाइल एसीटेट का कितना मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है? 1। और वाटर का कितना मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है? 1। तो फाइनली बाबू रे अगर इस रिएक्शन की हम ऑर्डर की बात करते हैं, तो 1 और 1 कितना हो जाता है? 2। तो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो गया? 2। और मॉलिक्यूलरिटी क्या हो गया? सॉरी, ऑर्डर 1 हो गया, यानी कोटि 1, और मॉलिक्यूलरिटी क्या हो गया? 2। तो बाबू रे हमने नीचे, ठीक है, नोट करके एक लाइन लिखा है कि फॉर सच रिएक्शंस मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर आर डिफरेंट। इन अभिक्रियाओं के लिए अनुक्ता की कोटि, ठीक है, और सॉरी, इन अभिक्रियाओं के लिए अनुक्ता एवं कोटि क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। यहां तक बात मेरे है ना, समझ में आ गया? बोलो। तो अगर बाबू रे तुमसे कोई पूछे सुडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, तो क्या बोलोगे? कि भाई दोज रिएक्शन विच एपियर टू बी इन विच लुक लाइक, हाँ या ना, विच एपियर टू बी सेकेंड ऑर्डर बट इन एक्चुअल, ठीक है, ठीक है, बट इन रियलिटी दैट रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, हाँ है ना, आर कॉल्ड, बोलो, सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। हम पहले भी बता चुके हैं कि सूडो का मतलब क्या होता है? झूठा, मिथ्या। कोई दिक्कत? हाँ या ना? तो ये बाबू रे सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन हुआ। यानी तुम सिंपली एकदम एक लाइन में डेफिनेशन करो कि वैसी अभिक्रिया जो द्वितीय कोटि की प्रतीत होती है, लेकिन वास्तव में वो अभिक्रिया क्या होती है? प्रथम कोटि की होती है। छद्म एक आणविक अभिक्रिया कहलाती है, और ऐसे अभिक्रियाओं के लिए अनुक्ता और कोटि क्या होती है बुआ रे? भिन्न भिन्न होती है। हमने कौन सा एग्जाम्पल करा? हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। तो बुआ रे जब तुम हाइड्रोलाइसिस करते हो इथाइल एसीटेट का, एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल बनता है, तुम ऐसे समझ लो। तो यहां पर रेट क्या करता है? केवल इथाइल एसीटेट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। वाटर का कंसंट्रेशन, ठीक है, इन्फिनाइट मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं, क्योंकि अधिक की मात्रा में है, ठीक है। तो बाबू रे यहां पर हम फाइनली क्या लिख सकते हैं?
ये कांस्टेंट K और H2O के कंसंट्रेशन को हम K' लिख दिए तो रेट इक्वल टू K' इथाइल स्टेट, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन केवल इथाइल स्टेट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। तो फाइनली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? सम ऑफ द पावर्स ऑन द कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है, इन रेट लॉ इक्वेशन एक्सप्रेशन। तो फाइनली बाबू रे इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए ऑर्डर कितना हो गया? 1 और कोटि कितना हो गया? सॉरी, ऑर्डर 1 हो गया और अनुक्ता यानी कि मॉलिक्यूलरिटी क्या हो गया? 2 हो गया, ठीक है। तो ये क्लियर है बुआरे? तो जो बच्चे YouTube पर देख रहे हो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और ध्यान से लेक्चर को आगे देखते रहो, ठीक है। तो चलो बुआरे सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन के लिए और एक एग्जांपल कर लेते हैं। एसिड कैटलाइज्ड inversion of कैन सुगर, इसको हिंदी में एक शर्करा का प्रतिपन भी कहते हैं। प्रतिपन, इन्वर्जन ऑफ कैन सुगर। बात को समझो, ये रिएक्शन भी बहुत फेमस है, तुम लोग सभी बच्चे जानते ही हो। C12H22O11, ये तुम्हारा क्या है बाबू रे? शुगर है। कोई दिक्कत क्या है? ठीक है, नहीं तो चलो सुक्रोज लिख दे रहे हैं, ये कोई दिक्कत? अब इसका हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं हम, एसिड कैटलाइज्ड है, सबको पता है क्या बनेगा? H12O6 C6H12O6, ये ग्लूकोज फ्रक्टोज। बाबू रे इन्वर्सन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का यहां पर क्या मतलब हुआ? ठीक है, तो विन्यास का जो प्रतिपन है, ठीक है, कैसे DL में चेंज होता है, ठीक है, इन सारी चीजों पर हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स में जब हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट तो वहां पर डिटेल करेंगे। अभी हम केवल मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को, यानी इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर को समझने का प्रयास करते हैं। तो बाबू रे यहां पर भी हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल स्टेट था जैसा, उसी की तरह कहानी यहां पर भी है। तो बाबू रे यहां पर भी तुम्हारा इस पर्टिकुलर रिएक्शन में अगर हम बात करें है ना रेट लॉ का, अगर हम इस पर रेट लॉ लगाएंगे तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ बोलो क्या हो जाएगा? रेट यानी दर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? C12H22O11 का कंसंट्रेशन बोलो, और वाटर पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा नहीं, हाँ या ना? तो बाबू रे तो रेट इक्वल टू डायरेक्टली क्या हो जाएगा? C12H22O11 और वाटर, ठीक है। हम ठीक है यहां पर भी ऑर्डर 1 + 0 करके 1 लिख सकते हैं, लेकिन हम के वाटर ये कांस्टेंट और ये वाटर का भी कंसंट्रेशन कांस्टेंट, तो इसको हम लोग क्या एज्यूम कर लिए थे पिछले वाले रिएक्शन में भी K', तो C12H22O11, कोई दिक्कत? तो यहां पर तुम लिख दो वेयर K और ये वाटर का कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है उसको हम लोग क्या एज्यूम कर लिए? K'। तो बाबू रे यहां पर बताओ हियर ऑर्डर रिएक्शन का ऑर्डर यानी कोटि क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन टर्म पर जो पावर है एक। अनुक्ता क्या हो जाएगा? अनुक्ता के लिए तो हम देखेंगे इस पर्टिकुलर रिएक्शन में सुक्रोज का कितना मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है? 1। वाटर का कितना मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है? 1। तो बाबू रे इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगा? बोलो 1 + 1 = 2। तो यहां क्या देख रहे हैं? इस पर्टिकुलर रिएक्शन में भी हम क्या देख रहे हैं कि मॉलिक्यूलरिटी इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर। कोई दिक्कत, हाँ या ना? तो बाबू रे तुम सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन का ये एग्जाम्पल भी एग्जाम में लिख सकते हो और ये एग्जाम्पल भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो बुआरे हम उम्मीद करते हैं कि सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन बहुत बेहतर ढंग से तुम समझ लिए होगे, ठीक ना?
तो जो बच्चे YouTube पर देख रहे हैं वो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलो बुआरे, अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो भी काफी महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक ना। इंपॉर्टेंट लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि अभिक्रिया की अनुक्ता एवं कोटि में अंतर। बाबू रे, यहां तो तुम लोग पूरा डिटेल कर ही चुके हैं, यानी मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर हम लोग पूरा डिटेल कर ही चुके हैं, ठीक है। तो बाबू रे, बोर्ड को हम सबसे पहले दो भाग में डिवाइड कर देते हैं। एक तरफ हम क्या लिखते हैं, मॉलिक्यूलरिटी, यानी कि अनुक्ता, और दूसरे तरफ क्या लिखते हैं बताओ, ऑर्डर, ठीक है, ऑफ रिएक्शन यानी कि कोटि। मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर में डिफरेंस, ठीक है। तो सभी बच्चे को तो पता है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, बोलो। टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स दैट टेक पार्ट इन ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, हाँ या ना, या पार्टिसिपेटिंग इन बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो क्या लिखेंगे मॉलिक्यूलरिटी का डेफिनेशन बताओ, टोटल नंबर ऑफ, बोलो, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, बोलो आगे बोलो, दैट टेक पार्ट, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट, बोलो, मॉलिक्यूल्स दैट टेक पार्ट्स, ठीक है, टेक पार्ट इन ए बैलेंस्ड, बोलो, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। कोई दिक्कत? अगर इसको हम हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ। हिंदी मीडियम के भी बच्चे देख रहे होंगे यूट्यूब पर, इसलिए दोनों मीडियम में लिख देते हैं भाई, जिसको है ना जो समझना है। तो क्या लिखेंगे हिंदी में, किसी संतुलित, पूरा डिटेल तो हम कर ही चुके हैं, पहले तो एक्सप्लेन कर ही चुके हैं, पूरा मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन पर पूरा एक लेक्चर हो चुका है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर पूरा एक लेक्चर हो चुका है। तो किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या क्या कहलाती है बाबू रे, अणुओं की, बोलो, कुल संख्या क्या कहलाती है, अभिक्रिया की, बोलो, अनुक्ता। कोई दिक्कत यहां तक? और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, बोलो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ द पावर्स, ठीक है, ऑफ द रिएक्टेंट्स इन द रेट लॉ इक्वेशन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, बोलो, बोलो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन
इज द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द रिएक्टेंट्स इन, बोलो, रेट लॉ इक्वेशन। यानी वेग समीकरण में जो रिएक्टेंट का जो पावर होता है उसका सम यानी योग क्या होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूरा डिटेल कर ही चुके हैं, तो कैसे लिखेंगे हिंदी में? अभिक्रिया की कोटि वेग समीकरण में प्रयुक्त वेग नियम में प्रयुक्त ठीक है। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? वेग नियम में प्रयुक्त अभिकारकों के सांद्रण के घातों के, बोलो, योग के बराबर होता है या नहीं होता है? बोलो। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? बोलो। वेग नियम में प्रयुक्त अभिकार के सांद्रण के घातों के योग के बराबर होता है, यानी अभिकारक के सांद्रण पर जो घात होता है उसके योग के बराबर होता है। अब तुम लोग एक बात और भी पता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है तुम्हारा? एक्सपेरिमेंटल अप्रोच है, और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या है? थ्योरेटिकल है। तो तुम लिख सकते हो दूसरा डिफरेंस में कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन क्या होता है? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या है? बोलो। इज थ्योरेटिकल, इज थ्योरेटिकल मतलब अभिक्रिया की अनुक्ता क्या होती है? सैद्धांतिक होती है। अभिक्रिया की अनुक्ता क्या होती है? बोलो। सैद्धांतिक। अभिक्रिया की अनुक्ता सैद्धांतिक होती है। कोई दिक्कत? और बाबू रे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या लिखेंगे? तुम ही लोग बताओ। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल। ऑर्डर ऑफ, बोलो, रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल। पहले भी बता चुके हैं कि अभिक्रिया की कोटि जो होती है वो क्या होती है? प्रायोगिक होती है। मतलब अभिक्रिया की कोटि, बोलो, प्रायोगिक होती है। कोई दिक्कत? तीसरा, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है? कभी जीरो नहीं हो सकता है। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी, बोलो, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन कैन नॉट बी, हाँ, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन कैन नॉट बी जीरो। ठीक है, देख लीजिएगा 2 मिनट और। ठीक है, अभिक्रिया की अनुक्ता शून्य नहीं हो सकती है। और ये तुम्हारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है? बोलो। कैन बी जीरो। अभिक्रिया की कोटि क्या हो सकती है? बोलो, बोलो, शून्य हो सकती है। कोई दिक्कत? अभिक्रिया की कोटि शून्य हो सकती है। चौथा डिफरेंस, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो क्या लिखेंगे बाबू रे? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन, बोलो,
कैन नॉट, बोलो, बी फ्रैक्शनल। ठीक है, और इसमें क्या लिखेंगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी फ्रैक्शनल। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी फ्रैक्शनल। 5 मिनट चलेगा? हाँ, तो अभिक्रिया की अनुक्ता, बोलो, अनुक्ता प्रभाजी नहीं हो सकती है। ठीक है, और अभिक्रिया की कोटि क्या हो सकती है? कि कोटि प्रभाजी हो सकती है। जिस कैमरा से रिकॉर्ड हो रहा है उसका बैटरी डाउन हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा इसको जल्दी एक्सप्लेन करते हैं। पहले ही हम लोग मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर पूरा डिटेल कर चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दे दोगे, क्योंकि कैमरा कब ऑफ हो जाएगा पता नहीं। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या हुआ कि भाई किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की कुल संख्या, यानी टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दैट टेक पार्ट इन बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, वो क्या होता है? मॉलिक्यूलरिटी। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट लॉ इक्वेशन में जो पावर होता है उसका, कंसंट्रेशन टर्म पर जो पावर होता है उसका सम होता है। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या है? थ्योरेटिकल होता है, सैद्धांतिक है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? कभी तुम देख करके नहीं बता सकते हो कि ऑर्डर क्या होगा, यानी ठीक है, एक्चुअली रेट लॉ में जो कंसंट्रेशन टर्म पर पावर यूज करते हैं वो क्या होता है? एक्चुअल कोफिशिएंट होता है, उसी का सम तो ऑर्डर होता है। और वो कहां से आता है? एक्सपेरिमेंट से। तो वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल, यानी कि प्रायोगिक। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कभी जीरो नहीं हो सकता है रिएक्शन का, अभिक्रिया की अनुक्ता शून्य नहीं हो सकती है, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी जीरो। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। लेकिन तुम पिछले क्लास में फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन में हम फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है इस पर पूरा डिटेल कर चुके हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी बाबूरे फ्रैक्शनल, अभिक्रिया की कोटि प्रभाजी हो सकती है। ठीक है, कि सबसे पहले वो ठीक है, इसका आप जो बच्चे YouTube पर देख रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बुआरे, तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में और बने रहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो आप लाइक करते हो ना और सब्सक्राइब करते हो ना, ये ताकत देता है और ज़्यादा बेहतर काम करने का।